जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत दर्शन का पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 3 के अंतर्गत संपूर्ण झारखंड का दर्शन करने की कोशिश करेंगे और उसका एक परिचय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 2 के अंतर्गत संपूर्ण बिहार का दर्शन कराए हैं और उसमें एक परिचय प्राप्त करने की कोशिश किए थे बिहार का। तो अगर आप झारखंड को अच्छे तरीक़ा से समझना चाहते हैं और उसका एक कॉन्सेप्ट तैयार करना चाहते हैं तो बिहार का दर्शन कर लेंगे, क्योंकि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है और अस्तित्व में आया है। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो बिहार से डायरेक्टली झारखंड में रिलेट करता है और पूछा जाता है एग्जाम में। इसीलिए आप उस सीरीज को देख लेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि बिहार कैसे अस्तित्व में आया और बिहार से फिर झारखंड कैसे अस्तित्व में आया, वो इतिहास वहाँ पे रखा गया है। तो आप एक बार उसको जरूर देखिए तो आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्थानीय एग्जाम होता है झारखंड में, उसमें जेपीएससी और जेएसएससी जो आयोग है वो ज़्यादातर क्वेश्चन अपने राज्य से पूछते हैं। जैसे जेपीएससी लगभग 100 क्वेश्चन वो पूछता है अलग पेपर में पूछता है। उसी तरह से जेएसएससी में आप देखेंगे तो 20-30 क्वेश्चन पूछा करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगा, आप इसको पूरा देखिए। बहुत सारे यूनिक बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और अगर आप लोग का प्यार और सहयोग मिलेगा तो हम अलग से एक झारखंड दर्शन का सीरीज चलाएंगे जिसमें झारखंड से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वहाँ पे रखेंगे और आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीक़ा से समझाया जाएगा। लेकिन बस आपका सहयोग और आपका प्यार हमें चाहिए और सपोर्ट चाहिए। चलिए दोस्तों, हम झारखंड का भौगोलिक परिचय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और एक समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। देश के पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो उसके पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। अगर किस गोलार्ध में पूछे तो पूरी तरीका से ये उत्तरी गोलार्ध में है। संपूर्ण रूप से भारत को भी देखेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड भी स्वाभाविक सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में होगा। अब इसको समझने की बात होता है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये ज्यादा यहाँ पे समझ में आएगा। तो देखेंगे कि पूरब से पश्चिम तक की इसकी लंबाई कितना है तो 463 किलोमीटर। तो ये पूरब से पश्चिम तक की इसकी लंबाई कितना है तो 463 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो झारखंड का है वो कितना है तो 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे तो इधर पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरब में तो पश्चिम बंगाल से सीमा लगता है। अगर उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में बिहार से सीमा लगता है इसका। और उत्तर और पश्चिम जो एरिया है वहां पे यूपी से इसकी सीमा लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सोनभद्र जो झारखंड से सीमा साझा करता है गढ़वा से। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का वो जो जिला है सोनभद्र वो 4 राज्यों से सीमा टच करता है। जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद बगल में मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। तो वो कभी पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला झारखंड से सीमा बनाता है तो सोनभद्र जिला है। और किसके साथ बनाता है तो देखिएगा, झारखंड का यहाँ पे ई एरिया में गढ़वा एक जिला है झारखंड का, उससे सीमा बनाता है। और गढ़वा में ही एक पहाड़ है सर्वत पर्वत जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है। और ये जो है वो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे गुलगुपथ एक नाम का जगह है वहाँ पे स्थित है, तो ध्यान में रखेंगे। और यही गढ़वा है जिसको बंशीधर नगर यहाँ पे बसाया गया है मथुरा के तर्ज पर, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो गढ़वा जो है वो बिहार से भी सीमा लगाता है और इधर छत्तीसगढ़ से भी लगाता है और यहाँ पे यूपी उत्तर प्रदेश से भी अपना सीमा लगाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे तो पूरब साइड तो हो गया पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे आ जाएंगे इधर पश्चिम साइड में, तो पश्चिम साइड में इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगता है, तो ध्यान में रखेंगे ये थोड़ा सा। और नीचे आ जाएंगे जो दक्षिण साइड में तो वो उड़ीसा से इसकी सीमा लगता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे नीचे साइड में। तो ये समझ में आ गया होगा। जैसे बिहार से इसकी सीमा देखेंगे तो लगभग 10 जिला से लगता है और पश्चिम बंगाल से भी 10 लगता है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो उड़ीसा से इसकी सीमा 4 जिले से लगता है। और इसके बाद अगर पश्चिम साइड में आएंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से 4 जिला से इसकी सीमा लगता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रक्चर बताने का मतलब क्या है।
इसके बाद इसका क्षेत्रफल देखते हैं। झारखंड जब बिहार से अलग हुआ और अस्तित्व में आया तो इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है झारखंड। और देश का कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42%। अगर भारत का विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, तो इतना ही है, 2.42% है। और झारखंड भारत का कितना है, तो 4.24% है। तो ये दोनों थोड़ा बात आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देश में स्थान कितना है इसका, तो 16वां स्थान है। एक्चुअली में दोस्तों इसके पहले क्या था कि ये 15वां स्थान पर था। मतलब झारखंड में पूरा भारत में इसका स्थान कितना था, 15वां स्थान था। लेकिन तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से कट के अलग राज्य बना 2014 ईस्वी में, उसके बाद इसका स्थान जो है वो 15 से एक पीछे घसक गया और 16वां स्थान हो गया, क्योंकि तेलंगाना इससे बड़ा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब झारखंड का शेप कैसा है, अगर आकार आप देखेंगे तो कैसा है, तो आकृति चतुर्भुजाकार है। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान में रखेंगे। और यहाँ एक पाट क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाट क्षेत्र, वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। देखिए पाट क्षेत्र अगर जो है वो कहाँ है, तो वो देखिएगा यह इस एरिया में पड़ता है पाट क्षेत्र। तो ये त्रिभुजा ट्रायंगल शेप का है यहाँ पे। तो कौन सा एरिया में पड़ता है, तो यहाँ लातेहार पड़ता है, इधर लातेहार पड़ता है, इधर आपका लोहरदग्गा पड़ता है और इधर गुमला पड़ता है। तो ये तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है कौन, पाट क्षेत्र। और सबसे बड़ा पाट क्षेत्र नेतरहाट है यहाँ पे। और इसके अलावे जयमुरीन का पठार, उसके बाद गणेशपुर का पठार भी यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा बात आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो पठार है वो ज़्यादातर कहाँ है, तो ध्यान में रखेंगे लातेहार में है। और लातेहार को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का नकलिस्तान लातेहार को कहा जाता है। और इसी को पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। क्योंकि देखिए इसका पहाड़ का जो शेप है, बनावट कुछ है नेतरहाट का ऐसा है। तो यहाँ पे सन जैसे दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, तो यहाँ छुप जाता है, फिर यहाँ दिखता है, फिर यहाँ छुप जाता है, फिर यहाँ दिखता है, फिर यहाँ छुप जाता है। ऐसा नुक्का छिपी का खेल यहाँ पे सनलाइट मॉर्निंग में और इवनिंग में दिखने को मिलता है। इसीलिए इसको पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यहाँ पर नेतरहाट में एक स्कूल भी है जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था, नेतरहाट स्कूल, जो बहुत झारखंड का एक गौरवपूर्ण वो इतिहास है उसका अपना। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे यहाँ से। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो झारखंड है, तो झारखंड का अगर थोड़ा सा मैप अगर आप देख पा रहे होंगे, ऊपर में भी आप देख पा रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे इसका क्षेत्र, क्योंकि आगे हम भौगोलिक स्थिति में दिखाएंगे कि कौन सा उद्योग है, धंधा है, यहाँ पे खनिज कौन सा है। तो उसके लिए आपको एक समझ होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए ये अगर दो भाग में इसको बांट दे, तो नीचे का जो क्षेत्र है उसमें लो अयस्क पाया जाता है यहाँ पे। तो और ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें कोयला पाया जाता है। तो देखिए ऊपर का जो क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। तो ये दामोदर नदी का क्षेत्र भी इसी में आता है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता है, जिसमें ज़्यादातर कोयला और चूना पत्थर यहाँ पे पाए जाते हैं। और नीचे वाला क्षेत्र जाएंगे तो ये बारमजादा ग्रुप का संघ है। तो बारमजादा ग्रुप जो है वो फैला हुआ है आपका नीचे भी, जो उड़ीसा है उसमें भी फैला हुआ है और झारखंड में भी फैला हुआ है। और इसी का जो क्षेत्र है यहाँ पे नावा मुंडी आता है, फिर आपका धारवाड़ का जो क्रम है वो यहीं पे आता है झारखंड में। तो उसमें लो अयस्क, फिर उसके बाद यहाँ पे तांबा और ये सब पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे ये नीचे के क्षेत्र में। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि कोयला कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ से ऊपर के जिलों में आप मारेंगे टिक, नीचे के जिलों में नहीं मारेंगे, क्योंकि नीचे के जिलों में लो अयस्क पाए जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम जब उद्योग और खनिज बताएंगे तो ये आपका समझ आप काम करेगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं प्रमुख पहाड़ियाँ जो झारखंड के क्षेत्र में हैं उनको देखते हैं। तो जैसे रामकुली पहाड़ी, ये कहाँ है, अनगढ़ा प्रखंड में है। तो देखिए अनगढ़ा प्रखंड कहाँ है, तो ये रांची में स्थित है। और रांची में अनगढ़ा प्रखंड में ही पड़ता है हुंडरू जलप्रपात, जो 40 किलोमीटर दूर रांची से स्थित है। तो वो ध्यान में रखेंगे। रामकुली पर्वत और कहाँ पे है, तो वो अनगढ़ा प्रखंड में। उसके बाद मक्का मारो हिल कहाँ है, कोडरमा में है।
कोडरमा का एकमात्र शहर है झुमरी तिलैया, जो जहाँ पर एक स्कूल है, थोड़ा याद रखिएगा आप लोग माइंड में कि ये 1963 ईस्वी में स्थापित हुआ था सैनिक स्कूल, जो शान कहा जाता है झारखंड का। उसके बाद आगे देखेंगे सिंगरसी पहाड़ जो कहाँ पे है, साहेबगंज में। साहेबगंज जो है वो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से गंगा नदी, मात्र ये एक ऐसा जिला जहाँ से गंगा नदी होकर गुजरती है। यहीं पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना किए थे, जो दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल है। इसके पहले पहला जो है बनारस में बन चुका है, तो ये भी थोड़ा सा बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बंडा पहाड़ी, ये गढ़वा में है। देखिए बंडा पहाड़ी जो है वो इसलिए फेमस रहा था क्योंकि यहाँ पे सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हुए थे, और ये गढ़वा में स्थित है। यहीं पे गुलगू पथ में सरवत पर्वत है, जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ है। उसके बाद आप आ जाएंगे पारसनाथ, जो गिरिडीह में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी संवेद शिखर है। जैन मुनियों का ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और भारत में इस पर्वत का, ये पहाड़ का ऊंचाई क्या है, तो ध्यान में रखेंगे। इसका स्थान क्या है, तो 271वां है। हिमालय के श्रृंखला में इतना सारा जो चोटियां ही हैं कि इसका स्थान बहुत पीछे हो जाता है, तो 271वां स्थान है। ये कभी पूछ दे तो ध्यान में रखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में। और गिरिडीह को ही क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जैन धर्म का मक्का भी इसको बोलते हैं, और झारखंड धाम भी इसी को बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। अब आगे आते हैं प्रमुख नदियाँ से भी क्वेश्चन पूछा करता है। तो देखिए नदियाँ में दामोदर नदी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, और ये नदी सबसे प्रदूषित नदी भी है। और देखिएगा, अगर ये प्रदूषित नदी है, लेकिन एक ऐसी जनजाति है यहाँ पे कुरमाली, जो इस नदी की पूजा करती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लातेहार जो क्षेत्र झारखंड का पड़ता है, उसी का टोरी क्षेत्र से निकलती है और आगे जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और ये बंगाल की जो सबसे शोक की नदी कही जाती है, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ लाती है। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी देखेंगे। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये थोड़ा सा आप ये ध्यान में रखेंगे इससे कि ये नगरी क्षेत्र रांची से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। अगर ये सोन नदी देखेंगे तो सोन नदी इंपॉर्टेंट किस लिए है, तो ये देख लेंगे कि सोन नदी अमरकंटक के मध्य प्रदेश से निकलती है और जो गढ़वा में प्रवेश करती है, और गढ़वा में बिहार और झारखंड के बीच में 45 किलोमीटर की सीमा ये बनाती है सोन नदी, और फिर जाकर गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उत्तरी कोयल नदी जो फेमस है, ये भी रांची के क्षेत्र से ही निकलती है, छोटा नागपुर के क्षेत्र से, और सोन नदी में ये जाकर मिलती है। इसी पर कुटकू डैम प्रोजेक्ट, मंडल डैम प्रोजेक्ट स्थित है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे, पलामू में, ठीक है। तो ये सब बात थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए सकरी नदी जो है वो बहुत फेमस है। ये नदी, ये मार्ग बदलने वाली नदी कही जाती है झारखंड में, मतलब बोला जाए तो झारखंड की शोक कहा जाता है सकरी नदी को। इसको सुमा गदी भी बोलते हैं ये नदी को। जैसे कि बिहार का शोक बोलते हैं हम लोग किसको, कोसी को। बंगाल का शोक किसको कहते हैं, दामोदर को। उसी तरह से झारखंड का शोक बोलते हैं किसको, सकरी नदी को। कभी भी खटिया के नीचे से पानी भर जाता है जिस क्षेत्र में ये नदी है, मतलब ये मार्ग बदलने वाली नदी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। और विश्व की शोक किसको कहते हैं, तो मतलब विश्व की नहीं, नील नदी को किसकी शोक है, तो मिस्र की शोक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मयूराक्षी नदी है, वो कहाँ पे है, तो देवघर में है ये नदी। थोड़ा सा याद रखेंगे, त्रिकुट पहाड़ से निकलती है, और ये नदी एकमात्र नौकागम्य नदी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये संक्षिप्त परिचय है, ये डिटेल नहीं है। अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो बहुत कुछ यूनिक मिलेगा, लेकिन कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक अच्छा परिचय आपको हो जाए झारखंड से। अगर आप लोग का सहयोग और साथ मिलेगा तो हम और बेटर करेंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, इसका खनिज संसाधन देखते हैं। अगर झारखंड की धरती देखा जाए तो पूरा खनिज संपदा से भरा पूरा है, इसीलिए इसको रत्नगर्भा भी कहा जाता है, और इसी को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। जर्मनी का एक क्षेत्र है रूर, वहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उसी के नाम पर इसका उपनाम पड़ा है रूर प्रदेश। अब ये रूर प्रदेश है तो देखिए इसमें भारत का कुल खनिज उत्पादन का 40% भाग यहीं से प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका भारत में इसका क्या योगदान है खनिज उत्पादन में।
अब यहाँ पे देखेंगे तो लोहा जो है यहाँ पे कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम, जो नावामुंडी, गोवा, जामदा जो क्षेत्र होता है वहाँ पे लोहा सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, जो नीचे वाला क्षेत्र है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ से तांबा जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो पूर्वी सिंहभूम से, घाटशिला से प्राप्त होता है तांबा। तो ये भी नीचे ही वाला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर वाला क्षेत्र में है। यहाँ पे आप याद रखेंगे एक जादू गोड्डा और एक जल गोड्डा। जादू गोड्डा है वो तांबा के लिए जाना जाता है और जल गोड्डा जो है वो धनबाद में है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉक्साइट जो है वो गुमला से प्राप्त होता है, टंगस्टन हजारीबाग के क्षेत्र से प्राप्त होता है, और कोयला जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो झरिया हजारीबाग से प्राप्त होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, प्रमुख उद्योग को देखते हैं। यहाँ पे उद्योग में पहले टिस्को देखते हैं, जमशेदपुर में स्थापित है, 1907 में टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था, जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। उसी समय से इसका नाम जमशेदपुर पड़ा, लेकिन इसके पहले साक्षी के नाम से जाना जाता था। खरकही नदी और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है ये जमशेदपुर। वहीं पे ये टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था। भारत का सबसे आधुनिकतम तकनीक का प्रथम उद्योग ये है, और ये उत्पादन प्रोडक्शन चालू किया था 1911 में। तो ये थोड़ा सा बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं बोकारो इस्पात। देखिए बोकारो इस्पात जो है वो भी बहुत फेमस है। ये उद्योग जो है बोकारो जिला में स्थित है और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तांबा उद्योग जो है वो घाटशिला में है, वो 1924 में इसकी स्थापना हुआ था। तो ये डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद सीमेंट उद्योग जो है पलामू में है, ये 1921 में स्थापित हुआ था। और उसके बाद HEC, ये आधा रांची यही है। उसके बाद इसकी स्थापना रांची में की गई थी 1958 में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और उर्वरक उद्योग जो स्थापित किया गया था धनबाद में 1951 ईस्वी में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावे जो है जैसे विस्फोटक कारखाना स्थापित किया गया था गोमियो बोकारो में 1956 ईस्वी में। तो ये भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना में देखेंगे तो दामोदर घाटी परियोजना जो स्थापित हुआ था वो 7 जुलाई 1948 को स्थापित हुआ था। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद ये अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पे आधारित है, ये दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है, और जो सब डिवीज़न है वो हजारीबाग में है, इसका झारखंड में। तो ये ज़्यादातर विद्युत उत्पादन करने का काम करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे यहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसमें 8 बांध है और 1 अवरोधक बांध है इसमें। तो ये हम आगे देखेंगे डिटेल्स जब पढ़ेंगे। यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना है। देखिए स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जो है 1982-83 ईस्वी में स्थापित किया गया था वर्ल्ड बैंक के सहायता से, और ये परियोजना स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर में स्थित है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। और उसके बाद मयूराक्षी परियोजना जो है, इसी को हम कनाडा डैम प्रोजेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि कनाडा के सहयोग से मयूराक्षी परियोजना का शुरुआत किया गया था। और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। और स्वर्ण रेखा नदी घाटी देखेंगे तो किसकी बीच की होगा, तो आप ध्यान में रखेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की परियोजना होगा। और दामोदर नदी अगर देखेंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की परियोजना होगा। वो डिटेल की बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखेंगे कोयल कारो परियोजना। देखिए ये कोयल कारो परियोजना उड़ीसा और झारखंड के बीच में स्थापित किया गया था 1973-74 ईस्वी में। लेकिन क्या है कि कुछ विवाद के कारण 2003 में इसको रोक दिया गया, कोयल कारो परियोजना। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। उसके बाद है उत्तरी कोयल परियोजना। ये उत्तरी कोयल परियोजना 1972 में
स्थापित किया गया था। ये परियोजना के बारे में हम बिहार वाला में पूरा बता चुके हैं, डिटेल्स बताए हैं, आप एक बार वहाँ पर जाके देख लेंगे। इसलिए बताएं यहाँ पे क्योंकि बिहार को इससे 90% फायदा होगा। जैसे औरंगाबाद, नवादा, गया जो जिला है उसको 90% फायदा होगा और 10% यहाँ पे झारखंड को लाभ होगा। हालांकि ये परियोजना झारखंड के पलामू में ही है, कुटकू डैम मंडल डैम प्रोजेक्ट इसको कहते हैं, लेकिन ये परियोजना झारखंड में होते हुए भी बिहार को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये इसके बारे में हम डिटेल्स बताए हैं, आप थोड़ा सा वहाँ पे जाकर बिहार वाला पार्ट 2 जो भारत दर्शन था उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ पे जिला का उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा करता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा लातेहार का नाम क्या है, तो लातेहार का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक देखेंगे रेगिस्तान का नकलिस्तान इसे कहा जाता है। उसके बाद पाकुड़ को क्या कहा जाता है, काला पत्थर, इसको काला पत्थर कहा जाता है पाकुड़ को, तो ये भी रखेंगे। उसके बाद जामताड़ा को क्या कहा जाता है, सांपों का नगर, तो सांपों का शहर बोला जाता है, सांपों का शहर, ये थोड़ा सा रखेंगे, किसको बोला जाता है, जामताड़ा को। यही जामताड़ा में ज़्यादा बहुत दिन तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे थे, तो ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देवघर, देवघर को क्या कहा जाता है, तो हरित कीवना कहा जाता है, इसको प्राचीन समय में कहा जाता था हरित कीवना, ये थोड़ा माइंड में रखेंगे। उसके बाद एक है सिमडेगा, सिमडेगा को क्या कहा जाता है, तो बीरू कैसलपुर कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा रखेंगे माइंड में। ऐसा बहुत नाम है लेकिन हम यहाँ पे संक्षिप्त परिचय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी बातों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं झारखंड की प्रमुख जनजाति। देखिए दोस्तों, ये झारखंड जनजातियों वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ से जनजाति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान में रखेंगे इसको। देखिए कुल जो जनजाति है यहाँ पे 32 है, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है झारखंड की, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे राज्य की जो संख्या है, जनजातियों का संख्या है वो कितना है, तो 86,45,048 इसकी संख्या है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और भारत का जो कुल जनजातियों का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान में रखेंगे कि 8.29% है। तो आई होप ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और जो जनजातीय साक्षरता दर है वो देखेंगे तो 57.1% है, तो ये अच्छा माना जा सकता है क्योंकि जनजातीय लोग थोड़ा पढ़ने पर हो सकता है कम ध्यान देते हो, लेकिन अब स्थिति ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दशकीय वृद्धि दर जो आबादी का होता है वो 22% मतलब 22% है। तो ये देखेंगे तो अन्य जो जाति होते हैं वो उनसे थोड़ा बेटर कहा जा सकता है कि जनजाति लोग में अवेयरनेस है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मतलब अपेक्षाकृत कम है ये, तो ये सही प्रतीक माना जा सकता है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा करता है कि जनजाति में से कौन सबसे बड़े जनजाति है, उसके बाद कौन है, क्रम पूछा करता है, तो वो थोड़ा सा 4 कम से कम याद रखेंगे। तो इसी तरह से आदिम जनजातियों में भी पूछ देगा तो उसका भी क्रम थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। तो देखिए सबसे बड़े जनजातियों का जो क्रम है, देखिए सबसे बड़ा संथाल होता है, उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा और हो। देखिए इसके पहले जो छठी जेपीएससी था उसमें पूछा था कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वो कौन है, मुंडा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से अगर ये पूछ दे सबसे बड़ी आदिम जनजाति कौन है, तो सूर्या पहाड़िया, उसके बाद दूसरी कौन है, माल पहाड़िया, उसके बाद परहिया और उसके बाद कोरबा। देखिए सूर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया जो जनजाति है वो राजमहल के क्षेत्र में रहते हैं। तो राजमहल का क्षेत्र में जब नरेंद्र मोदी आए थे मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए, तो 1 लाख स्मार्टफोन ये सबको दिए थे। अब पता नहीं ये लोग स्मार्टफोन को क्या किया, अब यही सब जाने। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आदिम जनजाति देखेंगे तो आदिम जनजाति का जो कुल आबादी है वो कितना है, तो 1,92,425 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य का जो कुल जनसंख्या है उसमें इसका हिस्सा कितना है, 0.72% है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए क्योंकि जनजाति से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसके बाद हम देखते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड की अर्थव्यवस्था, क्योंकि झारखंड की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो देखेंगे कि जब ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है तो इसका कृषि का जो राज्य का जीडीपी में कितना योगदान है, तो
16.61%, 16.61% का योगदान कृषि का है। और कृषि पर जो निर्भर लोग कितना है यहाँ पे, मतलब कृषि पर निर्भरता कितने प्रतिशत लोगों की है, तो यहाँ ध्यान में रखेंगे 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ कुछ उत्पादन होता है वो देख लेंगे, जैसे आलू, ज्वार, बाजरा। अगर ये आपको पूछा जाए तो ये हजारीबाग में रखेंगे। गन्ना का भी उत्पादन हजारीबाग में होता है, तो ये हजारीबाग का क्षेत्र में देखेंगे। और जो धान है इसका मुख्य फसल है, 60% भाग पर होता है, 60% यही होता है धान। सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है धान, ठीक है। तो ये धान जो होता है वो सिंहभूम का क्षेत्र में होता है, पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में देखेंगे तो धान की खेती होती है। और ये क्योंकि नहर से सिंचाई उधर होता है तो धान की खेती अच्छा होती है, 60% धान का ही खेती होता है यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावे एक मड़ुआ होता है, वो रांची में होता है। बाकी जितना भी पूछा जाए यहाँ लिखा हुआ उसको छोड़कर तो वो सब पलामू मार दीजिएगा, आंसर सही होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। झारखंड की राज्य व्यवस्था में देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रमंडल है वो कितना है, तो 5 प्रमंडल है। इसके पहले जब झारखंड गठन हुआ था तो 4 था। कोल्हान नया प्रमंडल बना है इसका 2003 में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जिला जो है ये अभी कितना है, 24 है, लेकिन इसके पहले जब झारखंड बना था तो कितना था, 18 था। ये सब कभी कभी पूछता है तो इसलिए थोड़ा माइंड में रखेंगे। उसके बाद अनुमंडल कितना है, 45। झारखंड बना था तो कितना था, 33, बाद में फिर उसके बाद जुड़ा है। उसके बाद प्रखंड जो है 264 है अभी, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 14। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 6। तो ये दोनों मिलकर कभी पूछा जाता है कि संसदों की संख्या कितनी है, तो 20 होगा, ये दोनों जुट जाएगा तो। और उसके बाद विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 81। इसके पहले वाले राज्य में बताए थे तो उसमें विधान परिषद भी बताए थे, क्योंकि वो 2 सदनीय था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे उसके बाद बिहार हो। लेकिन यहाँ पे झारखंड का जो विधानसभा है वो 1 सदनीय है, इसीलिए वहाँ पे विधानसभा सदस्य केवल है कितने, 81। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं झारखंड का राजकीय प्रतीक। देखिए, जो राजकीय प्रतीक है वो सबसे पहले राजकीय पशु जो है वो हाथी है, राजकीय वृक्ष जो है साल, राजकीय जो पुष्प है वो पलाश है, राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट छोड़े हैं, वो राजकीय चिन्ह क्या है, क्योंकि नया राजकीय चिन्ह बना है। पहले तो था कि 4 जे अक्षर के बीच में अशोक चक्र था, लेकिन अब वो हट गया है। तो नया राजकीय चिन्ह क्या है, आप उसको स्टडी करके और वो बताएंगे कि राजकीय चिन्ह क्या है। वो आपके लिए एक टास्क छोड़े हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप देंगे तो हमको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आप लोग सब अवेयर है इसके प्रति, तो हम आपके लिए और सीरीज बनाएंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। झारखंड की जनगणना जो है 2011 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा करता है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कुल जो जनसंख्या कितना है, तो 3,29,88,134 इसकी जनसंख्या है झारखंड की। उसके बाद राज्य में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2.72%। और भारत में इसका जो स्थान है वो कितना है, तो 14वां है, जनसंख्या के दृष्टि से 14वां और ये क्षेत्रफल के दृष्टि से 16वां। तो ये ध्यान में रखेंगे। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो धनबाद है आपका, वो कितना है, तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे 1316 वर्ग किलोमीटर में, यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में 1316 लोग रहते हैं। सबसे कम 159 सिमडेगा में रहते हैं, जहाँ के सुशील बागे थे, ठीक है, सुशील कुमार बागे यहीं के सिमडेगा के थे। तो ये ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद लिंगानुपात इसका देखेंगे तो कितना है, 948 है। और उसके बाद यहाँ पे कुल साक्षरता दर जो है वो 66.4% है। और पुरुष साक्षरता देखेंगे तो 76.84% और महिला साक्षरता देखेंगे तो 53.56% है। तो ये देखेंगे तो अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बिहार से थोड़ा सा अच्छा है, मतलब नीचे से ये दूसरा स्थान पे है। उसके बाद आप देखेंगे तो राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कितना है, तो 414, मतलब 414 वर्ग किलोमीटर, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो इस तरह से आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए दोस्तों, हम झारखंड का इतिहास को देखते हैं और झारखंड के इतिहास को हम 3 पार्ट में बांट कर देखेंगे, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ प्राचीन भारत देखते हैं तो प्राचीन भारत में पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में झारखंड का उल्लेख मिलता है। वो संपूर्ण रूप से झारखंड का उल्लेख मिलता है, मतलब कोई अलग से एक जिला का मतलब संबंध यहाँ से नहीं है। झारखंड का लगभग 24 जिला का उल्लेख यहाँ से मिलता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नामांकन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है झारखंड का। उसके बाद कबीरदास का जो दोहा है उसमें भी उल्लेख मिलता है। देखिए दोहा क्या है वो थोड़ा सा सुन लेंगे। इसमें दोहा है, काके नागर मथुरा नगरी, काके नागर काशी, आयो बिराजो झारखंड में वृंदावन के वासी। तो यही पे झारखंड शब्द का उल्लेख है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है महाभारत में क्या कहा गया है, पुंडरीक प्रदेश पशुभूमि कहा गया है। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त दूसरे के समय में, तो वो क्या बोला है, कुकुट लाड। उसके बाद ह्वेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के समय में, वो किलो ना सुफालाना बोला, कर्ण स्वर्ण बोला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं, ऐसे बहुत सारा अवशेष मिला है, हम यहाँ बहुत संक्षिप्त रूप से चल रहे हैं। देखिए इसको से सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है, आदि मानव का चित्र प्राप्त हुआ है, भूल भुलैया यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये बड़का गांव हजारीबाग के क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे बरसों पानी भी है, जाकर कभी देख सकते हैं। तो ताली बजाने के बाद बरसात होता है वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। लुपु ये आगे देखेंगे यहाँ पे, तो एक कब्रगाह प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो लुपुंगड़ी से कब्रगाह प्राप्त हुआ है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मुरद से तांबे की सिकड़ी और कांसे का अंगूठी प्राप्त हुआ है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी साक्ष्य बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, तो ये अलग से देखने वाला चीज है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म में 2 पार्ट बटा था, मतलब एक महायान और एक हीनयान। तो महायान और हीनयान का यहाँ पे अवशेष नहीं मिलता है, बौद्ध धर्म का यहाँ पे अवशेष मिलता है वज्रयान का। एक्चुअली में जब महायान और हीनयान में एक युद्ध हो गया था तो उसके बीच में माँ तारा का उल्लेख आ गया और वो माँ तारा का संबंध वज्रयान से है, तो वज्रयान शाखा झारखंड में विकसित हुआ था, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और जैन धर्म तो आप जानते ही हैं, जैन धर्म का मक्का जो हम बोलते हैं गिरिडीह को, झारखंड धाम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 24 तीर्थंकर में से 21 तीर्थंकर यहाँ पे आए थे जिसका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बड़ा इतिहास है इसका। उसके बाद मौर्य वंश में आएंगे तो मौर्य वंश में देखेंगे अशोक का बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13वां जो उसका शिलालेख है उसमें आटविक भेजा था, रक्षित को भेजा था यहाँ पे, और यहाँ के जनजातियों को रिक्वेस्ट किया था कि आप बौद्ध धर्म को मान ले, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। उसके बाद मौर्य वंश का जो मौर्योत्तर वंश आया, मतलब मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल आया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इंडो सिथियन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, चाईबासा से। और कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो रांची से प्राप्त हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे गुप्त काल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे समुद्रगुप्त का संबंध इस क्षेत्र से रहा है। ये समुद्रगुप्त झारखंड के इन क्षेत्रों को क्या बोला था, तो मरुंड प्रदेश बोला था, मरुंड देश बोला था। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे, मरुंड देश इसको बोला था कौन, समुद्रगुप्त। आगे पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आएंगे तो यहाँ पे कौन आया था, फाहियान आया था। तो हम इसके पहले बता दिए कि फाहियान क्या बोला था, तो ये कुकुट लाड बोला था। उसके बाद हम आगे आते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्तोत्तर काल आएगा। यहाँ पे प्रमुख शासक होते हैं शशांक, और उसके बाद हर्षवर्धन आगे आएंगे। तो देखिए शशांक जो है वो शैव धर्म का समर्थक था और बहुत गौड़ नरेश इसको बोलते हैं, राजमहल के क्षेत्र में इसकी राजधानी थी। तो ये क्या किया था, पूरी तरीका से बौद्ध धर्म को नष्ट करने का काम ये किया था। और अगर झारखंड क्षेत्र में शैव धर्म का अगर इतना प्रसार और इतना बढ़ावा मिला है तो ये कहीं ना कहीं शशांक का देन है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और यही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे शशांक से। उसके बाद गौड़ नरेश शशांक। उसके बाद हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग आया था, वो राजमहल के साइड में घूमने आया था, कर्ण स्वर्ण कहा था उसको, किलो ना सुफा लाना कहा था।
तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था और बहुत अच्छा लगा था, इस क्षेत्र में उसको ऐसा वर्णन मिलता है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये सब बात थोड़ा सा बिहार में भी हम किए हैं, अब वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा किए हैं, तो वो समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा बिहार वाला पार्ट 2 देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मध्यकालीन समय में झारखंड का क्या योगदान था, झारखंड में क्या क्या स्थिति बनी, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मध्यकाल में देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके समय में एक छज्जू मलिक जो उसका सेना प्रमुख था, उसको भेजा गया था यहाँ पे नागवंशियों से लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा करेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो ये भी दिल्ली सल्तनत का ही शासक था। उसके बाद चाय चंपा के क्षेत्र इससे संबंधित है, ये आया था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे फिरोज शाह तुगलक के समय में, ये सतगावा एक्चुअली में देखेंगे तो गावा, सतगावा, उसके बाद इसरी, तिसरी, ये सब जो एरिया पड़ता था वो गिरिडीह में पड़ता था, वो बिहार से टच करने वाला क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र में जैसे गावा तो अभी गिरिडीह में रह गया, लेकिन सतगावा जो है वो आपका देखेंगे तो कोडरमा में होगा। तो ये थोड़ा सा इस एरिया से संबंध किसका है, फिरोज शाह तुगलक का। अब इसके बाद हम आ जाएंगे आगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे मुगल काल। तो मुगल काल में हम देखेंगे अकबर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अकबर यहाँ से सबसे ज्यादा राजस्व वसूला था। तो मान सिंह को यहाँ पे भेजा था 1592 ईस्वी में, ये मान सिंह को भेजा था। और मान सिंह यहाँ पे आकर राजमहल में अपनी राजधानी स्थापित किया था। तो और राजमहल यही स्थापित किया था, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे मान सिंह से। और इसके आगे आ जाएंगे जहांगीर। जहांगीर जो था वो दुर्जन शाह, जो एक शासक हुआ करता था नागवंशी वंश का, उसको क्या किया था, वो बंदी बना लिया था। हीरा का पारखी था दुर्जन शाह, तो उसको बंदी बना लिया था, 11 साल ग्वालियर में रखा, उसके बाद छोड़ा था। तो ये थोड़ा सा इससे भी रिलेटेड आप पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं शाहजहां के समय में। तो शाहजहां के समय में क्या हुआ था, तो यहाँ पे शाइस्ता खां का नाम का एक मतलब इसका सेना प्रमुख था, उसको चेरों से लड़ाई करने के लिए यहाँ पे भेजा गया था। चेरो जो पलामू में निवास करते थे जनजाति, तो उनसे लड़ाई करने के लिए शाइस्ता खां को कौन भेजा था, शाहजहां भेजा था। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। उसके बाद औरंगजेब का भी संबंध इन क्षेत्रों से रहा है। तो इस तरह से मध्यकालीन भारत में झारखंड क्षेत्र का क्या स्थिति है वो आप देखें। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं झारखंड का आधुनिक भारत में क्या योगदान रहा है और उसका क्या इतिहास रहा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, झारखंड का जो क्षेत्र में 1857 का जो स्टार्ट हुआ था आंदोलन, सिपाही विद्रोह, वो 12 जून को हुआ था। रोहिणी देवघर से हुआ था। वो 32वां इन्फेंट्री का जवान लोग यहाँ से प्रारंभ किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ से हुआ था, तो देवघर रोहिणी से हुआ था। कब हुआ था, तो 12 जून को स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद वो संथाल परगना जो क्षेत्र है उसमें उधर साहेबगंज और दुमका तरफ नहीं बढ़ा, वो देवघर से आपका हजारीबाग तरफ आया। क्योंकि उधर क्या हुआ था कि 1855-56 ईस्वी में एक आंदोलन वहां पे हो चुका था, पहले संथाल विद्रोह, और उसको अंग्रेज लोग पूरी तरीका से बेरहमी से कुचल दिए थे। इसीलिए वो उधर नहीं बढ़ा, इधर बढ़ा। मतलब आप पूर्वी साइड में नहीं बढ़ा, आपका पश्चिमी साइड में इसका विस्तार हुआ और हजारीबाग तरफ आया। हजारीबाग में यहाँ पे सुरेंद्र शाही एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने ही यहाँ पे नेतृत्व किया इस आंदोलन का हजारीबाग से। फिर रांची क्षेत्र से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नेतृत्व हुआ, जैसे यहाँ पे विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय, जो गणपत राय थे विश्वनाथ सहदेव के क्या थे, सेना प्रमुख थे। तो ये दोनों जो है रांची से नेतृत्व कर रहे थे। और चुटू पालू को जो क्षेत्र होता है, जो चुटू पालू का क्षेत्र है, वहां से टिकेत उरांव और शेख भिकारी, टिकेत उरांव राजा थे, उसके दीवान जो थे वो शेख भिकारी थे। तो ये चारों मिलकर रांची क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे। तो ये आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और पलामू क्षेत्र से नीलांबर पीताम्बर नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय भी पलामू में है। आपका कब बना था, 2009 ईस्वी में। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। उसके बाद जो सिंहभूम क्षेत्र है वहाँ से राजा अर्जुन सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 1857 के क्रांति में झारखंड का क्या योगदान रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं 1857 क्रांति के बाद 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसमें टाना भगतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और ये जो टाना भगत बढ़ चढ़ के भाग लिए, उसके बाद एक बाबू बजरंग सहाय थे, वो गिरिडीह के क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने भी यहाँ बहुत बड़ा योगदान दिया 1857 क्रांति के बाद यहाँ पे असहयोग आंदोलन। कब? 1920 ईस्वी में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहाँ प्रमुख नेता थे कृष्ण बल्लभ सहाय। देखिए, कृष्ण बल्लभ सहाय जो थे वो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे और नमक सत्याग्रह को नमक बनाकर यहाँ तोड़े थे। खदांची तालाब एक है आपका हजारीबाग में, वहाँ पे। और झारखंड क्षेत्र से बिहार के ये दूसरे मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे कृष्ण बल्लभ सहाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। शैलबाला वर्मा जो है इनको साथ दी थी यहाँ पे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम भारत छोड़ो आंदोलन से देखते हैं आगे। यहाँ पे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक मैदान से चालू हुआ था। तो इन क्षेत्र में, झारखंड के इस क्षेत्र में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे सरस्वती देवी, फिर उसके बाद राजेश्वरी सरोज दास, विनोदानंद झा। देखिए, विनोदानंद झा जो थे वो झारखंड क्षेत्र से प्रथम व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और दूसरे कृष्ण बल्लभ सहाय थे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और राम नारायण सिंह जो थे वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्वराज लूट गया है, ये कृति इन्होंने ही लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं। ये सब थे जो 1857 ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें अग्रणीय भूमिका निभाए थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्रमुख स्थानीय जो आंदोलन हुआ है उसको समझेंगे। संथाल आंदोलन बोलिए या संथाल विद्रोह। 1855-56 में संथाल परगना क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन में सिंधु कानू, चांद भैरव, फूलो झानो सब भाई बहन एक पूरा परिवार इस आंदोलन में से लगा हुआ था। लेकिन पूरी तरीका से ये आंदोलन को बाद में दबा दिया गया, और इसका एक बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिला कि ये पूरा एरिया शांत हो गया था 1857 की क्रांति में। तो ये पूरी तरीका से अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया था इस आंदोलन को। तो इसके बाद आगे देखेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन। तो बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसे उलगुलान आंदोलन भी कहते हैं, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। और ये आंदोलन जो था प्रारंभिक समय में धार्मिक आंदोलन था, बाद में ये खून खराबा वाला आंदोलन हो गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बेट बेगारी प्रथा के अगेंस्ट में, और जो जमीन आदिवासियों को छीना जा रहा था उसके अगेंस्ट में ये लड़ाई लड़ा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और एक टाना भगत आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है, 1914 ईस्वी में हुआ था। और ये टाना भगत आंदोलन जो था वो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। ये उरांव जाति से थे, और ये कहाँ, गुमला का जो नावा टोली चिंगारी गांव पड़ता है, वहाँ से इसका शुभारंभ हुआ था। और ये एक ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरीका से अहिंसावादी आंदोलन था। इसमें किसी तरह का हिंसा नहीं किया जाता था, मतलब गांधीवादी आंदोलन था, और गांधीवादी आंदोलन से भी प्रेरित था। और राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र आंदोलन झारखंड में टाना भगत आंदोलन ही है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी तक हम जितना बातें किए हैं वो झारखंड का पूरा गौरवपूर्ण इतिहास है और अपना गौरवपूर्ण भूगोल है इसका। लेकिन आप लोग से इतना सहयोग मांगते हैं कि बहुत मेहनत किए हैं इसके लिए, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, क्योंकि हमको पता है कि झारखंड में 60 लाख परिवार है, और 60 लाख परिवार तक ये वीडियो जाना चाहिए। आप लोग इतना शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोग अपना झारखंड का गौरवपूर्ण इतिहास जो रहा है उसको जाने समझे, और सरकार से उसकी अपना जो कुछ मांग हो वो अच्छा तरीका से सहजतापूर्वक रखे और वो उसको प्राप्त हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का सबका सहयोग मिलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी झारखंड का धुआं उड़ सकता है सब्जेक्ट का, तो वो आप लोग को तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे।
तो आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन का लिंक को में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में बहुत कुछ मिलेगा। तो आई होप आप लोग सब लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो आप लोग के साथ हम मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस यही रोकते हैं झारखंड का गौरवपूर्ण इतिहास को। जय हिंद।